मेरी क्लास में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछले कुछ दिनों शासकीय व्यस्तताओं के कारण वीडियोस अपलोड नहीं कर पाया, लेकिन कोशिश करूंगा कि आगे लगातार जो है मैं वीडियो अपलोड करता रहूं। आप सभी लोगों से एक रिक्वेस्ट मेरी ज़रूर है। मैं आप सभी लोगों से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि आप अपने व्हाट्सएप स्टेटस पे या जहाँ जहाँ भी जो है पॉसिबल हो सकता है, मेरे इन वीडियोज़ को जो है शेयर करने के लिए अपना व्हाट्सएप स्टेटस जो है, वीडियो की लिंक जो है व्हाट्सएप स्टेटस पर लगाएँ, ताकि जिन लोगों को इन वीडियोज़ की आवश्यकता है, इन स्टडी मटेरियल्स की आवश्यकता है, उन तक ये वीडियोज़ पहुंच सके। बहुत सारे ऐसे छात्र हैं जिनको हो सकता है कि मेरे इस क्लास के बारे में पता ना हो। यदि आप लोगों के माध्यम से उन लोगों तक मेरे क्लास के बारे में जो है पता चलता है, उन लोगों को पता ये बात चलती है, तो आप उन लोगों के लिए निश्चित रूप से जो है कुछ ना कुछ अच्छा कर रहे हैं। अगर उन लोगों तक जिन लोगों के पास जो है पर्याप्त रिसोर्सेज नहीं है, अगर उन लोगों तक जो है मेरी ये वीडियो पहुंचती है, तो मुझे भी अच्छा लगेगा। इसलिए आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप अपने स्टेटस पे जो भी वीडियो मैं अपलोड करता हूं, उस वीडियो की लिंक जो है ज़रूर आप अपने स्टेटस पे लगा कर रखें, ताकि आपके जान पहचान में जितने लोग हैं, जहाँ जहाँ तक भी शेयर हो सकती हैं ये वीडियोज़, वहाँ तक शेयर हों। इससे बहुत सारे ऐसे जो है कमज़ोर बच्चे हैं, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिनके पास रिसोर्सेज अवेलेबल नहीं है, उन लोगों तक जो है वो ये वीडियो जो है पहुंच पाएंगे। तो खैर, क्लास हम लोग शुरू करते हैं। क्लास में हम लोग यूनिट 10 की बात कर रहे थे, जनजातियों की बात कर रहे थे, और सभी जनजातियों के बारे में जो है मैंने बता दिया था आपको। आज जनजातियों में इससे संबंधित जो अगला टॉपिक है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ और घुमंतू जनजातियाँ, आज जो है हम इनके बारे में बात करने वाले हैं कि विशेष पिछड़ी जनजातियाँ क्या होती हैं, घुमंतू जनजातियाँ क्या होती हैं, इनके विकास के लिए क्या योजनाएँ हैं। साथ ही साथ जो है मैं यहाँ आपको बता दूँ कि यहाँ पर जो है इस विशेष टॉपिक से कम 1 या 2 प्रश्न जो है बनने की पूरी संभावना, आप मान कर चलें कम से कम 2 प्रश्न जो है इस टॉपिक से ज़रूर बनेंगे। और मैं जितना कुछ भी जो है इस वीडियो में, इस क्लास में मैं आपको बता रहा हूँ, इससे ही प्रश्न बनेंगे, इससे बाहर जो है प्रश्न नहीं जाएंगे। आप बिल्कुल इसके लिए जो है निश्चिंत रहें। तो हम लोग शुरू करते हैं। सबसे पहली बात जो है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो है, विशेष पिछड़ी जनजातियाँ किसे कहते हैं या विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो है क्या होती हैं। दरअसल विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो है वो जनजातियाँ हैं जो जनजातीय समूहों के सबसे कमज़ोर वर्ग हैं। दरअसल जनजातीय समूहों में वो वर्ग जिसका रहन सहन का तरीका, जिसका खान पान, आर्थिक स्थिति, शिक्षा का स्तर, ये सभी यदि जनजातीय प्रादेशिक स्तर से, मतलब हमारे प्रदेश का जो औसत जनजातीय स्तर है उससे यदि कम है, तो फिर हम उन्हें जो है विशेष पिछड़ी जनजातियाँ जो है वो कह सकते हैं। तो विशेष पिछड़ी जनजातियाँ दरअसल जो है वो जनजातियाँ हैं जो इन जनजातीय वर्गों के सबसे कमज़ोर समूह हैं, और इसीलिए जो है भारत सरकार ने इनको जो है पिछड़ी, विशिष्ट रूप से जो है पिछड़ी जनजातियों के वर्ग में रखा है। अति पिछड़ी जनजातियाँ भी इनको कहते हैं। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय वर्ग भी जो है इनको कहा जाता है। तो कई सारे नाम जो है वो इनको दिए गए। विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय वर्ग या अति पिछड़ी हुई जनजातियाँ, इनकी शुरुआत कहाँ से हुई, कैसे जो है इनको ये दर्जा देने की शुरुआत हुई। तो इनको ये दर्जा देने की शुरुआत जो है सन 1960 में एक आयोग गठित किया गया था, UN ढेबर की अध्यक्षता में। श्री UN ढेबर की अध्यक्षता में जो है ये आयोग गठित किया गया था। तो ये प्रश्न जो है, सबसे पहला प्रश्न आपका यहीं से बन सकता है कि अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों के लिए जो आयोग बना था वो कौन सा आयोग था। तो ये सबसे पहले जो है UN ढेबर आयोग जो है 1960 में बना था। और इसका गठन जो है क्यों किया गया था, तो इसका गठन इसलिए किया गया था कि जनजातीय क्षेत्रों में जो भूमि विलगाव की समस्या है, अर्थात जनजातीय लोग, जिन लोगों के पास वनों में जो है ज़मीनें हुआ करती थीं, वो ज़मीनें उनसे छीन ली गई थीं, क्योंकि वनों को जो है राष्ट्रीयकृत घोषित कर दिया गया था। तो उसके बाद जब उनसे ज़मीनें छीनी गई, तो ये जो भूमि विलगाव हुआ, उनके भूमि से उनका जो है अलगाव हुआ, उस मुद्दे सहित अन्य मुद्दों के लिए, है ना, जनजातीय समूहों की समग्र स्थिति के संबंध में जो है प्रतिवेदन देने के लिए, उनकी और क्या क्या समस्याएं हैं, उन समस्याओं को हल कैसे किया जा सकता है, उस पर जो है प्रतिवेदन देने के लिए UN ढेबर आयोग का गठन किया गया था। तो सबसे महत्वपूर्ण चीज़ तो यही है, 1973 में जो है ढेबर आयोग ने अपनी सिफारिशें दी थी, और ढेबर आयोग ने जो है ये कहा कि तमाम तरह की जो जनजातियाँ हैं, इन जनजातियों को अलग अलग श्रेणी में जो है बांटा जाए। और अलग अलग, क्योंकि जनजातियों के भी जो है अपने अलग अलग जो है श्रेणियाँ हो सकती हैं। श्रेणियाँ कैसी हो सकती हैं कि कुछ जनजातियाँ जो है अच्छी स्थिति में है, कुछ जनजातियाँ कमज़ोर स्थिति में, कुछ जनजातियाँ बहुत ज़्यादा कमज़ोर स्थिति में हैं।
और इसीलिए जनजातियों को भी जो है, जनजातियों में एक स्तरीकरण या जनजातियों में एक श्रेणीकरण की आवश्यकता है। जनजातियों को श्रेणियों में बांटकर और फिर उनके जो है विकास का प्रयास किया जाना चाहिए। और इसके लिए उन्होंने कहा कि आदिम जनजातीय समूह जो है, जो आदिम जनजातीय समूह हैं, इस आदिम जनजातीय समूह या पीटीजी का जो है गठन किया जाए। तो सबसे पहले जो उन्होंने सिफारिश दी थी वो थी आदिम जनजातीय समूहों के गठन की सिफारिश, कि भाई आप जो है आदिम जनजातीय समूहों का गठन करें और आदिम जनजातीय समूह का गठन कर जो है वो इन जनजातियों के विकास के, समग्र विकास के जो है प्रयास करें। अब ढेबर आयोग की अनुशंसा के आधार पर जो है भारत सरकार ने क्या किया, तो भारत सरकार ने अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों के लिए एक अलग श्रेणी बनाई कि कुछ जनजातियां ऐसी हैं जो बहुत ज़्यादा पिछड़ी हैं, जो जिनका खान पान, रहन सहन का स्तर, जिनका शिक्षा का स्तर प्रादेशिक स्तर से काफ़ी कम है। तो उन्होंने जो है, भारत सरकार ने क्या किया, तो अति पिछड़ी जनजातियों के लिए एक अलग श्रेणी बना दी और इस श्रेणी को जो है आदिम जनजातीय समूह, इस श्रेणी को आदिम जनजातीय समूह या पीटीजी नाम जो है वो दे दिया। ये सब कुछ जो है ढेबर आयोग की अनुशंसा के आधार पर हुआ था। इसके बाद जो है 1975 में, 1975 में, तो सबसे पहली बात तो यह है कि आदिम जनजातीय समूह जो है इसका गठन या इसका नाम जो है किसकी सिफारिश के आधार पर दिया गया था, तो ये यूएन ढेबर कमीशन की सिफारिश के आधार पर दिया गया था। एक प्रश्न जो है यहाँ से बनेगा। आगे चलकर जो 1975 में भारत सरकार ने जो है आदिम जनजातीय समूह नामक कमजोर आदिवासी समूह की एक अलग श्रेणी की पहचान करना शुरू किया और फिर जो है इसमें 52 समूहों को जो है आदिम जनजातीय समूह घोषित किया। अब देखिए यहाँ पर जो है सबसे पहले जो आदिम जनजातीय, जिसे हम आज पीवीटीजी कह रहे हैं, जिसे हम आज कमज़ोर रूप से जनजातीय वर्ग हम कह रहे हैं, वो दरअसल उस समय जो है वो आदिम जनजातीय समूह के रूप में जाना गया और 1975 में सबसे पहले 52 समूहों को, अर्थात 52 जनजातीय वर्ग को, 52 जनजातीय समूहों को जो है क्या किया गया, तो आदिम जनजातीय समूह घोषित किया गया। तो यहाँ पर सबसे पहले ये प्रश्न भी पूछा जा सकता है कि वर्तमान में कुल मिलाकर जो है 75 जनजातियों को अति पिछड़ी जनजाति घोषित किया गया है या कमज़ोर रूप से जो है जनजातीय वर्ग घोषित किया गया है। उनमें से 1975 में, 1975 में 52 समूहों को जो है वो आदिम जनजातीय समूह घोषित किया गया और फिर 1993 में, ये भी बहुत महत्वपूर्ण जो है ईयर है 1993 में 23 और समूहों को जो है वो यहाँ पर जोड़ा गया। तो अभी तक की कहानी ये हुई कि जो भी कमज़ोर पिछड़े वर्ग के जनजातीय समूह हैं वो क्या हैं, अति विशिष्ट पिछड़े जनजातीय समूह क्या हैं। तो अति विशिष्ट पिछड़े जनजातीय समूह वो समूह हैं जिनका रहन सहन, खान पान, शिक्षा का स्तर और जिनका जीवन स्तर, ये सब जो है उनके प्रादेशिक स्तर से जो है कम हो। जनजातियों में भी जो बहुत ज़्यादा जो है पिछड़े कमज़ोर वर्ग हैं उनको जो है वो अति विशिष्ट रूप से जो है पिछड़ी जनजाति नाम दिया गया। यूएन ढेबर आयोग का गठन किया गया 1960 में और 1973 में जो है यूएन ढेबर आयोग ने जो है अपनी सिफारिशें दी और उन्होंने कहा कि जनजातीय समूह को जो है अलग से एक श्रेणी जो है बनाया जाए और उनके विकास के प्रयास किए जाए। 1975 में जो है भारत सरकार ने 52 जनजातीय समूहों को जो है वो आदिम जनजातीय समूह घोषित किया और 1993 में फिर जो है वो 23 समूहों को जो है और आदिम जनजातीय समूह के रूप में जो है घोषित किया। आगे चलकर जो है 2006 में आदिम जनजातीय समूह का नाम बदलकर जो है विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह कर दिया गया। तो एक प्रश्न जो है यहाँ से ये भी पूछा जा सकता है, 1975 में कुल मिलाकर 52 जनजातीय समूह और फिर जो है आगे चलकर 1993 में कुल मिलाकर 23 जनजातीय समूह, इन दोनों को जो है अगर जोड़ दिया जाए तो संख्या जो है वो आती है 75, अर्थात कुल मिलाकर जो है 75 जनजातीय समूह। भारत में 705 अनुसूचित जनजातियों में से 75 को जो है क्या किया गया, तो आदिम जनजातीय समूह घोषित किया गया। 2006 में ये आदिम जनजातीय समूह जो नाम पड़ा था उस नाम को जो है बदल कर क्या कर दिया गया, तो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह या पीवीटीजी। तो विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह या पीवीटीजी नाम जो है वो 2006 में किया गया। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह ये नाम जो है अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों को जो है कब दिया गया, तो ये 2006 में 2006 में दिया गया। वर्तमान में जो है कुल मिलाकर कितने जो है पीवीटीजी समूह हैं, तो कुल मिलाकर जो है 75 पीवीटीजी समूह हैं, जिसमें से मध्य प्रदेश में जो है कितनी है, तो मध्य प्रदेश में 3, बैगा, भारिया और सहरिया, इन 3 जनजातियों को जो है विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह जो है उसमें रखा गया।
आगे चलकर भारत सरकार ने जो है जनजातियों को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में शामिल करने के लिए जो मानदंड निर्धारित किए हैं, किस तरीके से, किन मानदंडों के आधार पर, किन पैरामीटर्स के आधार पर इनको विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा जाता है, अर्थात किस जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा जाएगा, इसके लिए जो पैरामीटर्स थे वो इस तरह से थे। सबसे पहला पैरामीटर तो क्या कि वो कृषि के आदिम, पुरातन और अपरिष्कृत तरीके को जो है का उपयोग करते हों। कई सारी जनजातियां ऐसी हैं जो आज भी जो है स्थायी कृषि न करते हुए पुरातन तरीके से जो है कृषि करती हैं। पुरातन तरीके से कृषि करने का मतलब कर्तन दहन प्रणाली। अब ये कर्तन दहन प्रणाली क्या है? अगर हम कृषि के कर्तन दहन प्रणाली की बात करें दरअसल झूम खेती जिसे हम कहते हैं या स्थानांतरित कृषि या शिफ्टिंग कल्टीवेशन कहते हैं, इसे ही कर्तन दहन प्रणाली कृषि की कर्तन दहन प्रणाली भी कहते हैं। कर्तन दहन का मतलब ये था कि वनों को काट कर, पहले क्या था, पूरे क्षेत्रों में जो है वन थे तो वनों को काट कर और उनको जलाकर फिर जो है वो मिट्टी प्राप्त की जाती थी और उससे जो है जो राख होता था उसमें थोड़े बहुत बीज वगैरह जो है डालकर और खेती की जाती थी। इसको कर्तन दहन प्रणाली जो है वो खेती का कर्तन दहन प्रणाली कहा जाता था। और आज भी जो है कई सारी ऐसी जनजातियां आज भी हैं, जो जनजातियां जो है आज भी शिफ्टिंग कल्टीवेशन कर रही हैं। हमारे मध्य प्रदेश में भी कुछ क्षेत्रों में जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन को अभी भी मान्य किया गया है। कई सारे जो है नॉर्थ ईस्ट में भी कई सारे स्टेट्स हैं जहाँ पर जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन आज भी मान्य है। कई सारी जनजातियाँ जो है उनका अपना एक जो है वो आदिम सोच उनकी है, अपनी पुरातन सोच है और वो ये कहती हैं कि भूमि जो है माता है और यदि हम भूमि में हल चलाएंगे तो हमारी माता का सीना जो है वो छलनी होता है, इसलिए वो जो है हल नहीं चलाती। बैगा जनजाति में जो है ये मान्यता है। इस तरह से कई सारी और दूसरी जनजातियां भी जो है शिफ्टिंग कल्टीवेशन करती हैं। तो यहाँ पर जो है पहला पैरामीटर जो है वो ये निर्धारित किया गया कि जो जनजातियां जो है कृषि के आदिम, पुरातन और परिष्कृत तरीका का उपयोग करती हों। दूसरा जो है घटती हुई जनसंख्या। जनजातियों में जो है लगातार घटती हुई जनसंख्या, किसी भी जनजातीय वर्ग में अगर उनकी संख्या जो है घट रही है, और घट क्यों रही है? घट इसलिए रही है क्योंकि वो बहुत पिछड़ी हुई जनजातियां हैं, उन तक जो है मेडिकल असिस्टेंस पहुंच नहीं पा रहा है, उन तक जो है जो भी औषधियां हैं, जो भी दवाइयां हैं, जो भी जो है मेडिकल फैसिलिटीज़ हैं वो पहुंच नहीं पा रही क्योंकि वो दुर्गम पहाड़ी क्षेत्रों में निवास करें, सरकार की भी पहुँच उन तक नहीं है। अगर आप देखेंगे तो भारिया जो कि जो है छिंदवाड़ा में पातालकोट क्षेत्र में रहते हैं, अर्थात ज़मीन से जो है पता नहीं कितनी गहराई में जो है नीचे रह रहे हैं, उन तक मेडिकल फैसिलिटीज़ नहीं पहुंच पा रही। तो ऐसी जनजातियों को जो है विशेष रूप से कमज़ोर जनजाति समूह में जो है रखा गया। इसी तरह से जो है साक्षरता का अति निम्न प्रतिशत, बहुत कम साक्षर कोई जनजाति जो है यदि बहुत कम साक्षर है तो भी उसे जो है कमज़ोर जनजाति समूह में जो है रखा जा सकता है। और सबसे लास्ट में जो है दुर्गम क्षेत्रों में निवास, आप देखेंगे बैगा, भारिया, सहरिया, इस तरह के जो जनजातियाँ हमारे मध्य प्रदेश में जो है विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह में जिनको रखा गया है वो बहुत दुर्गम जनजातीय क्षेत्रों में निवास करती हैं। जैसे अगर हम बैगा की बात करें तो बैगा जो है वो विशेष रूप से जो है मंडला के बैगाचक के जंगलों में निवास करते हैं। भारिया की बात करें तो भारिया जो है वो पातालकोट क्षेत्र में निवास करते हैं। सहरिया की बात करें तो सहरिया भी जो है वो आप देखेंगे तो हमारे मध्य प्रदेश के जो है उत्तरी क्षेत्रों में या इधर जो है कोटा के शाहबाद के जंगलों में जो है वो निवास करते हैं। तो इस तरह से जहाँ जो दुर्गम क्षेत्रों में निवास करते हैं उन्हें भी जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह या पीवीटीजी वर्ग में जो है वो रखा जा सकता है। इस तरह से जो है कुल मिलाकर 4 पैरामीटर्स हैं जिनके आधार पर जो है किसी भी जनजाति को विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में जो है वो रखा जाता है। अब प्रोफेसर वर्जीनियस सासा की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय समिति का गठन पीएमओ ने किया था वर्ष 2013 में। इसको भी जो है हम जरूर याद रखें, ये भी जो है एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। तो वर्ष 2013 में जो है वर्जीनियस सासा, इनकी अध्यक्षता में जो है एक कमेटी का गठन जो है वो पीएमओ ने किया था। और क्यों किया गया था? तो समिति से ये कहा गया कि आप जो है जनजातीय समुदायों के जो सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक और स्वास्थ्य की स्थितियां जो है उनकी जांच करें और उनकी जांच के आधार पर जो है आप इस बात के लिए रिकमेंडेशन दें कि किस तरह से जो है उनकी ये स्थितियाँ, सामाजिक, आर्थिक, शैक्षणिक, स्वास्थ्य संबंधी स्थितियाँ कैसी हैं और उनमें सुधार के लिए जो है क्या उपाय किए जा सकते हैं। इसके संबंध में जो है उन्होंने उनको सिफारिश करने की जो है वो जिम्मा सौंपा। समिति ने 2014 में जो है अपनी रिपोर्ट सौंपी। याद रखें आप, 2013 में इसका गठन हुआ था प्रोफेसर वर्जीनियस सासा का और 2014 में जो है इन्होंने रिपोर्ट दी थी। तो इस तरह से, और इन्होंने भी जो है अपनी रिपोर्ट में यही कहा था कि जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सके विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह जो है इसके ऊपर जो है विशेष रूप से ध्यान देने की आवश्यकता है, क्योंकि
कुछ जनजातियाँ तो जो है वो अच्छे तरीके से अपना जीवन यापन कर भी पा रही हैं, लेकिन कुछ वर्ग ऐसे हैं जो वर्ग जो है वो अपना जीवन यापन भी सही तरीके से नहीं कर पा रहे हैं और उन पर जो है विशेष रूप से जो है ध्यान देने की आवश्यकता है। तो एक इस समिति का नाम भी आप याद रखें। इस समिति का गठन कब किया गया था, रिपोर्ट उसने कब दी थी, तो इस पर भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है। अब एक प्रश्न जो है यहाँ से पूछा जा सकता है कि वर्तमान में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है वो किस राज्य में है, तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है उड़ीसा राज्य में है। ओडिशा, वर्तमान में इसको ओडिशा के नाम से जाना जाता है। तो ओडिशा में जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह की जनसंख्या जो है सबसे ज़्यादा है। दूसरे नंबर पर जो है मध्य प्रदेश है। तो यहाँ पर जो है आपको मध्य प्रदेश से संबंधित प्रश्न जो है पूछा जा सकता है कि विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के मामले में मध्य प्रदेश की स्थिति क्या है या मध्य प्रदेश किस स्थान पर है। तो मध्य प्रदेश जो है दूसरे स्थान पर है और तीसरे स्थान पर जो है आंध्र प्रदेश है। तो सबसे ज़्यादा विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो ओडिशा, दूसरे नंबर पर मध्य प्रदेश और तीसरे नंबर पर जो है वो आंध्र प्रदेश है। यहाँ से प्रश्न बन सकता है, इसलिए इसको जो है जरूर याद रखें आप। इससे जो है प्रश्न बनने की पूरी संभावना है। इसके बाद जो है मध्य प्रदेश में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूहों की संख्या 3 है। इसके बारे में हम लोगों ने पहले ही बात की। बैगा, भारिया और सहरिया, इन 3 जनजातियों को जो है विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह में रखा गया। अब यहाँ पर जो है विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण, ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण जो है अभिकरण है। इसके बारे में जो है हमें जरूर जो है पढ़ लेना चाहिए कि ये विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण जो है वो क्या है। देखिए, कुल मिलाकर जो है 3 जनजातियाँ, बैगा, भारिया और सहरिया, ये 3 जनजातियाँ जो है हमारे यहाँ हैं और इन 3 जनजातियों के विकास का जिम्मा जो है वो शासन का है, मध्य प्रदेश शासन का है। और मध्य प्रदेश शासन ने क्या किया, तो मध्य प्रदेश शासन ने विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण, इस अभिकरण का गठन किया। कुल मिलाकर 11, इन 3 जनजातियों के लिए कुल मिलाकर 11 जो है वो विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण का गठन किया। तो एक प्रश्न जो है यहाँ पर ये बन सकता है कि हमारे प्रदेश में विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण की संख्या कितनी है, तो कुल मिलाकर जो है 11 है। अब ये 11 जो है वो कहाँ कहाँ पर है, तो 11 जो है कहाँ कहाँ पर है ये देखें। सबसे पहले जो है मंडला में, नंबर 1 मंडला, नंबर 2 बैहर, बैहर जो है वो बालाघाट में जो है एक तहसील, तीसरी जो है वो डिंडोरी, चौथी पुष्पराजगढ़, अनूपपुर में जो है पुष्पराजगढ़, 5वीं शहडोल में, 6ठी उमरिया, 7वां ग्वालियर, ग्वालियर में जो विशेष पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण है वो दतिया जिले सहित है। मतलब ग्वालियर को दतिया को जो है ग्वालियर जिले में शामिल किया गया है। तो 7वां जो है ग्वालियर है। 8वां श्योपुर, श्योपुर भी जो है एक पिछड़ी जनजाति विकास अभिकरण, इसमें भिंड और मुरैना दोनों जिले जो है इसमें शामिल कर दिए गए हैं। 8वां शिवपुरी, 9वां शिवपुरी, 10वां गुना और 11वां तामिया, तामिया जो है छिंदवाड़ा जिले में। तो यहाँ पर कुल मिलाकर जो है 11 विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण जो है यहाँ पर गठित किए गए हैं। इनके नाम जो है आप अगर याद रख सके तो ठीक है, नहीं तो 11 संख्या जो है वो तो जरूर आप याद रखें, क्योंकि संख्या जो है जरूर पूछी जा सकती है। अब ये जो विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण हैं, इन विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरणों में कुल मिलाकर 2314 ग्राम, यहाँ कुल मिलाकर जो है 2314 ग्राम अर्थात 2314 विलेजेस जो है वो इसके अंतर्गत शामिल किए गए हैं। तो आप ये संख्या भी जो है याद रखें कि विशेष रूप से विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण में कितने हैं, तो वो 11 हैं। और इन 11 विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण में ग्रामों की संख्या कितनी है, तो ग्रामों की संख्या जो है 2314 जो है, याद रखने में भी आसानी होगी आपको। 2314 जो है वो ये ग्रामों की संख्या है। और यहाँ पर जो है ये पूरे जो है ग्राम कितने जिलों में विस्तृत हैं, तो कुल मिलाकर 15 जिले। याद रखें, विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण कुल मिलाकर संख्या 11, ये विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण जो संख्या में 11 हैं 15 जिलों में फैले हुए हैं। और इन 15 जिलों में कुल ग्राम कितने हैं, तो 2314 ग्राम है। और इनमें कुल जनसंख्या अर्थात 2314 में कुल कितने पिछड़ी जनजाति के लोग निवास करते हैं, तो कुल 5.51 लाख
इतना 5.91 लाख जनजातीय लोग जो है वो यहाँ निवास करते हैं। तो ये संख्याएं जो है आपको जरूर याद रखी हैं। इनमें से एक न एक प्रश्न जो है जरूर आने की संभावना है, इस साल आ जाए, अगले साल आए, लेकिन प्रश्न में जो है आएगा जरूर। तो यहाँ पर विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण कुल मिलाकर संख्या 11, जिले 15 हैं, 2314 ग्राम हैं और 5.91 लाख जनसंख्या जो है वो यहाँ निवास करती है। कौन कौन से हैं वो भी मैंने आपको बता दिया गया। हालांकि ये अभी तो पूछने की संभावना कम है, हो सकता है कि आगे आने वाले वर्षों में जो है इस पर से जरूर प्रश्न जो है बने। बैगा भारिया और शहरिया प्राधिकरण, अब जो विशेष पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण है उनमें से सबसे पहला जो है कुल मिलाकर जो है मैंने आपको बताया 6, 4 और 1 अर्थात 11, टोटल 11 पिछड़ी जनजातीय विकास अभिकरण, उनमें से बैगा भारिया और शहरिया के लिए बनाया गया है। अब बैगा जनजातीय विकास प्राधिकरण, बैगा जनजातीय विकास प्राधिकरण का मतलब क्या, जो 11 जनजातीय विकास अभिकरण बनाए गए उनमें से सबसे पहला जो है बैगा जनजातीय विकास अभिकरण। बैगा जनजातीय विकास अभिकरण या बैगा जनजातीय विकास प्राधिकरण जो है इनकी कुल संख्या जो है 6 है। तो बैगा, उसके बाद शहरिया, शहरिया विकास प्राधिकरण की संख्या 4 और भारिया के लिए जो है केवल 1। तो आप जो है इस तरह से याद रख सकते हैं कि बैगा जो है 6, शहरिया 4 और भारिया के लिए 1। ये भी जो है प्रश्न में पूछा जा सकता है, इसको भी याद रखेंगे आप। बैगा जनजाति के लिए जो है 1992-93 में जो है ये विकास प्राधिकरण जो है वो बनाया गया था और इसमें बैगा जनजाति के लिए कुल मिलाकर 6 अभिकरण बनाए गए, जिसमें मंडला, क्योंकि जो है मंडला में सबसे ज़्यादा जनसंख्या इनकी है, मंडला के बैगाचक के जंगल जो है बैगा जनजाति का मूल निवास स्थान है। इस तरह से जो है बैहर बालाघाट, डिंडोरी, पुष्पराजगढ़, शहडोल और उमरिया, ठीक है। उसके बाद शहरिया जनजातीय विकास प्राधिकरण, इसमें जो है कुल मिलाकर 4 जो है जनजातीय विकास प्राधिकरण बनाए गए हैं, जो कि उन क्षेत्रों में जिन क्षेत्रों में ये निवास करते हैं। तो ग्वालियर, श्योपुर तथा शिवपुरी। 1993 में जो है एक तो गुना में, सबसे पहले गुना में बनाया गया था और उसके बाद 2008 में जो है ग्वालियर, श्योपुर और शिवपुरी में बनाया गया था। तो कुल मिलाकर 4 जो है वो शहरिया जनजातीय विकास प्राधिकरण और भारिया जनजातीय विकास प्राधिकरण जो है केवल 1 है, जो कि 1993 में जो है तामिया, जो कि छिंदवाड़ा में है, वहाँ पर जो है बनाया गया था। तो इस प्रकार से कुल मिलाकर जो है ये 11 बैगा, भारिया और शहरिया प्राधिकरण जो है वो यहाँ पर हैं। इसके बाद हम बात करते हैं कि इनमें क्या होता है, ठीक है। ये जो प्राधिकरण हैं, इन प्राधिकरणों में जो है कौन कौन से लोग होते हैं। तो देखिए इन प्राधिकरणों में जो है अध्यक्ष और सदस्य भी होंगे। अध्यक्ष कौन होगा, तो इन नवगठित राज्य स्तरीय प्राधिकरणों में इन्हीं जातियों का एक अध्यक्ष होगा। मतलब अध्यक्ष जो होता है वो इन जनजातियों में से ही किसी व्यक्ति को जो है अध्यक्ष बनाया जाता है, ताकि उनके जो हित हैं उनके हितों को वो अच्छी तरह से समझ सके। तो इसीलिए जो है अध्यक्ष इनमें से ही किसी व्यक्ति को जो है, इन जनजातियों में से ही किसी व्यक्ति को अध्यक्ष बनाया जाता है। 3 अशासकीय सदस्य होते हैं। तो यहाँ पर प्रश्न में पूछा जा सकता है कि अशासकीय सदस्यों की संख्या जो है जनजातीय विकास प्राधिकरणों में अशासकीय सदस्यों की संख्या कितनी है। तो 3 अशासकीय सदस्य होते हैं जो कि मनोनीत होते हैं। मनोनीत मतलब नॉमिनेटेड होते हैं, सरकार के द्वारा जो नॉमिनेटेड होंगे। और शासकीय सदस्यों की संख्या जो है कुल मिलाकर 8 जो है इसमें शासकीय सदस्य होंगे। तो ये भी याद रखें कि कुल मिलाकर 8 शासकीय सदस्य होंगे। यह 8 शासकीय सदस्य कौन होंगे, तो 8 शासकीय सदस्यों के लिए कहा गया कि 8 शासकीय विभाग जो हमारे मध्य प्रदेश के अलग अलग विभाग हैं, जिनमें वित्त, पंचायत एवं ग्रामीण विकास, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी, जल संसाधन, लोक स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, स्कूल शिक्षा, कृषक कल्याण, उद्यानिकी, वन तथा जनजातीय कार्य, ये विभाग हैं कुल मिलाकर 8। आपको याद रखने की जरूरत नहीं है विभागों के नाम। इनके अपर मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव या सचिव जो हैं वो शासकीय सदस्य होंगे इनमें। तो आपको जो है कुल मिलाकर संख्या याद रखनी है, 3 अशासकीय सदस्य, 8 अशासकीय सदस्य होंगे। प्राधिकरणों के अध्यक्ष और अशासकीय सदस्यों को राज्य शासन द्वारा मानदेय और अन्य सुविधाएं प्राप्त होंगी। इन प्राधिकरणों के कार्यक्षेत्र में जो वर्तमान में क्या है उसके बारे में बात करेंगे हम। ये जो प्राधिकरण के अध्यक्ष और अशासकीय सदस्य होंगे, मतलब अध्यक्ष और 3 जो अशासकीय सदस्य हैं इनको मानदेय जो है सरकार देगी। बाकी जो शासकीय सदस्य हैं उनको मानदेय इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि वो पहले से ही जो है शासकीय अधिकारी हैं, इसलिए उनको जो है मानदेय नहीं मिलेगा। और इसमें जो है वर्तमान में संचालित क्षेत्रीय अभिकरण और राज्य के विभिन्न जिलों में निवासरत समस्त विशेष पिछड़ी जनजातियाँ, बैगा, भारिया और शहरिया, ये सब जो है सम्मिलित होंगे। तो तमाम तरह के जो क्षेत्रीय अभिकरण और तमाम जो जनजातियाँ हैं जो कि अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों के रूप में घोषित की गई हैं, उनको जो है इसके अंतर्गत शामिल किया गया है। इन प्राधिकरणों के गठन से समाज के व्यक्तियों को राज्य स्तर पर नीतिगत निर्णयों और राजनीतिक विषयों पर निर्णय के लिए प्रतिनिधित्व मिलेगा। इससे विभिन्न विकास एवं कल्याणकारी विभागों में बेहतर समन्वय सुनिश्चित होगा। अभिकरणों के कार्यक्षेत्र के बाहर विशेष पिछड़ी जनजाति हेतु संचालित योजनाओं के संबंध में प्राधिकरण आवश्यक अनुशंसाएं कर सकेगा। देखिए
दरअसल ये जो प्राधिकरण बनाए गए हैं, इन प्राधिकरणों का उद्देश्य ही यही है कि जनजातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं बने, उन योजनाओं में जो है समन्वय स्थापित किया जा सके। शासकीय सदस्य इसलिए रखे गए हैं ताकि शासकीय सदस्य जो है योजनाओं के निर्माण से जुड़े हुए होते हैं, योजनाओं के क्रियान्वयन से भी जुड़े हुए होते हैं। अशासकीय सदस्य और अध्यक्ष जो है वो अधिकांशतः जो है उन्हीं जनजातियों के लोग होते हैं। इस तरह से अगर देखें तो प्राधिकरण में जो सदस्य और अध्यक्ष हैं, उनमें से कुछ सदस्य और अध्यक्ष ऐसे होंगे जो जनजातियों की समस्याओं को समझते हैं, जानते हैं, और जो शासकीय सदस्य हैं वो उन समस्याओं को समझते हुए और नीतिगत निर्णय ले पाएंगे, योजनाएं जो है बना पाएंगे और उनका जो है क्रियान्वयन जो है वो सुनिश्चित कर पाएंगे। तो ये सारी बातें जो है वो अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियों के बारे में या विशेष रूप से कमज़ोर जनजातीय समूह के बारे में था। आज का हमारा दूसरा टॉपिक जो है वो विमुक्त, घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों से संबंधित है। अब घुमंतु का अर्थ क्या है, विमुक्त क्या होते हैं, अर्धघुमंतु क्या होते हैं, इन पर जो है हम लोग चर्चा करते हैं और इससे भी जो है एक आध प्रश्न बनने की जो है पूरी संभावना है। घुमंतु, घुमंतु का मतलब क्या होता है? तो घुमंतु का अर्थ है घुमक्कड़, जो इधर उधर जो घूमता रहता हो, जो बिना ज्ञान, जो बिना कारण के या शौक से या अनुभव से ज्ञान प्राप्ति के लिए इधर उधर घूमे, यात्रा करे, उसको जो है घुमंतु कहते हैं। घुमंतु जनजातियां वे विशेष जातियां हैं जिनका कोई स्थायी निवास नहीं होता और आजीविका की तलाश में वे एक स्थान से दूसरे स्थान पर घूमते हैं। घूमना इनका शौक नहीं बल्कि इनकी व्यवस्था होती है। इसी संदर्भ में हमारे देश में आज घुमंतु, अर्धघुमंतु, विमुक्त जनजातियों में लगभग 840 जातियां हैं जिनमें भारतीय समाज का सर्वाधिक उपेक्षित और पिछड़ा वर्ग शामिल है। कालबेलिए, नट, भांड, पारधी, बहुरूपिये, सपेरे, मदारी, कलंदर, बहेलिए, भवैया, बंजारे, गुज्जर, लुहार, सिकलीगर, कचबंदा, रिबाड़ी, बेड़िया, नायक, कंजर, शांसी, तमाम तरह की ये जो जनजातियां हैं इनको जो है घुमंतु जनजातियों की श्रेणी में जो है वो रखा जाता है। तो घुमंतु शब्द जो है वही अपने आप में जो है इस बात को दर्शाता है कि जो व्यक्ति या तो बिना कारण के या शौक से या ज्ञान प्राप्ति के उद्देश्य से इधर उधर जो है घूमता है, उसे जो है हम घुमंतु कहते हैं। लेकिन जब हम जनजातियों के संदर्भ में जो है घुमंतु की बात करते हैं या अर्थात घुमंतु जनजातियों की बात करते हैं, तो दरअसल घुमंतु जनजातियां तो वो जनजातियां हैं जो अपने आजीविका की प्राप्ति के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान तक घूमते रहते हैं। यहाँ पे जो है कुछ आजीविका मिली, फिर कहीं दूसरे स्थान पर जो है उनको आजीविका मिल रही, फिर तीसरे, तो जहाँ कहीं पर भी जो है उनको आजीविका प्राप्त होती है वो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाकर शिफ्ट हो जाते हैं। और वर्षों से जो है कई सारी इस तरह की जनजातियां जो हैं वर्षों से एक से दूसरे स्थान पर शिफ्ट होते होते जो है वो अपना जीवन जो है व्यतीत कर रही हैं। कुल मिलाकर जो है 840 जातियों की पहचान जो है इस तरह से घुमंतु जातियों के रूप में जो है की गई है, जिसमें से जो नाम थे वो मैंने आपको बताया। 1871 में सबसे पहले, अब यहाँ से जो है जो प्रश्न बनेंगे वो यहाँ से जो है बनेंगे, इस पार्ट से जो है बनेंगे और इसको जो हम लोग याद रखेंगे। देखिए सबसे पहले जो है 1871 में, इसकी बात हम लोग पहले भी कर चुके हैं जब हम लोगों ने बात किया था कि जितने भी जो है आपराधिक जनजाति, ये 1971 हो गया, इससे जो है हम 1871 जो है याद रखें। सबसे पहले जो है ब्रिटिश सरकार के द्वारा जो है वो वर्ष 1871 में, है ना, आपराधिक जनजाति अधिनियम पारित किया गया। देखिए उस समय जो है कई सारी ऐसी जनजातियां थीं जो ब्रिटिश सरकार के अगेंस्ट जो है वो लड़ाई लड़ रही थी। कई सारे ऐसे लोग थे जिन्होंने 1857 की क्रांति में भाग लिया था और लगातार जो है 1857 की क्रांति के बाद भी जो है वो लगातार अंग्रेजी सरकार के खिलाफ जो है वो लड़ रहे थे। उन्होंने अंग्रेजी सरकार के विरुद्ध एक तरह से जो है युद्ध का बिगुल जो है वो फूंक रखा था। इसीलिए सबसे पहले जो है ब्रिटिश सरकार ने क्या किया है कि इन जनजातियों के ऊपर जो है वो नियंत्रण पाने के लिए 1871 में आपराधिक जनजाति अधिनियम जो है वो बनाया और कहा कि कुछ जनजातियां, जो भी जनजातियां जो उनके अगेंस्ट थी, उन जनजातियों को उन्होंने जो है आपराधिक श्रेणी में या आपराधिक जनजाति, और ये जन्मजात आपराधिक श्रेणी में जो है इनको शामिल किया है। सबसे पहली बात जो है इसको याद रखें आप, 1871 के अधिनियम में इन जनजातियों को जन्मजात अपराधी के रूप में जो है अधिसूचित कर दिया गया। अर्थात अब ये जनजातियां जिनको इस सूची में रखा गया था वो आपराधिक जनजातियां तो हैं बल्कि जन्मजात रूप से जो है आपराधिक जनजातियां। अब हमारा देश आज़ाद हुआ, मतलब 1871 के बाद से जो है इन जनजातियों को तो जन्मजात रूप से जो है आपराधिक जनजातियों का दर्जा प्राप्त हो गया। देश हमारा आज़ाद हुआ और देश के आज़ाद होने के बाद जो है इन जनजातियों को जन्मजात रूप से जो है आपराधिक जनजातियों की श्रेणी से मुक्ति मिली। सबसे पहले जो है
1949 में, बहुत इंपॉर्टेंट जो है ईयर, और ये समिति जो है बहुत ही महत्वपूर्ण समिति है, अनंत शयनम अयंगर समिति। अनंत शयनम अयंगर समिति का गठन जो है वो 1949 में किया गया, और इस समिति ने कहा कि ये जो अधिनियम है, ये अधिनियम ब्रिटिश सरकार का जो है एक काला अधिनियम है और इस अधिनियम को समाप्त किया जाना चाहिए। और फिर उन्हीं की सिफारिश के आधार पर जो है इस आपराधिक जनजाति अधिनियम को निरस्त किया गया। इस आपराधिक जनजाति अधिनियम के निरस्त होने के पश्चात जो है 1952 में अनंत शयनम अयंगर कमेटी ने 1949 में ही जो है सिफारिश दिया था, और उन्हीं की सिफारिश के आधार पर इसको जो है निरस्त किया गया, और इसके स्थान पर जो है एक हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट, मतलब आदतन अपराधी अधिनियम। अभी भी आप देखिए, भारत जो है आज़ाद हो चुका है, भारत के आज़ाद होने के बाद भी इन जनजातियों को अपराधी जनजाति के नाम से जो है मुक्ति नहीं मिली। पहले जो है उनको जन्मजात अपराधी कहा जा रहा था, अब जो है हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के तहत जो है इनको आदतन अपराधी कह रहा है। अब ये जो हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लागू किया, इसका मतलब क्या था कि जो ब्रिटिश विद्रोही समुदाय 1952 तक जन्मजात अपराधी थे, अब वो जो है आदतन अपराधी माने जा रहे हैं। तो अभी भी जो है, और ये बात जो है कई सारे जो जनजातियों के लिए जो है कई सारे एनजीओज वगैरह जो काम करते हैं, वो लोग जो है इस बात को मानने से इनकार भी करते हैं, और वो लोग कई बार जो है इस बात का विरोध भी करते हैं कि किसी को भी जो है आदतन अपराधी या जन्मजात अपराधी हम कैसे कह सकते हैं। कोई सा भी जो है ऐसा वर्ग नहीं है जिस वर्ग में अच्छे या बुरे लोग नहीं होते। इसी तरह से जनजातियों में भी जो है कुछ अच्छे जनजातियां हैं, कुछ बुरे जनजातियां हैं, कुछ आपराधिक प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ अच्छी प्रवृत्ति के भी होते हैं। तो इसीलिए किसी भी वर्ग को जो है जन्मजात अपराधी कह देना या किसी भी वर्ग को आदतन अपराधी कह देना, ये उचित नहीं है। और इसके विरोध में भी जो है कई लोग जो है वो इसके विरोध में आवाज़ उठाते हैं। अब इस समय क्या हुआ, तो इस समय जो है 1952 में हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट लाकर इनको जो है आदतन अपराधी जो है वो घोषित कर दिया गया, लेकिन उनके नाम के आगे जो है विमुक्त शब्द भी जोड़ा गया। अब जो है एक नया शब्द जो है यहाँ पर आया, विमुक्त शब्द। तो विमुक्त शब्द जो है ये जोड़ा गया। विमुक्त शब्द जोड़ने का मतलब ये था कि ये पहले जो है ये जनजातियाँ जो है पहले अपराधी जनजाति थे। 31 अगस्त 1952 को इन समुदायों को जो है विमुक्त घोषित किया गया था, अर्थात हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के तहत। ये डेट भी जो है आप जरूर याद रखें, 31 अगस्त 1952। 31 अगस्त 1952 को जो है हैबिचुअल ऑफेंडर एक्ट के तहत जो है वो इन जनजातियों को विमुक्त जो है घोषित किया गया था। तो ये भी जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि विमुक्त जनजातियों को विमुक्त कब घोषित किया गया, तो 31 अगस्त 1952 को इन जनजातियों को जो है विमुक्त घोषित किया गया था। विमुक्त के रूप में सूचीबद्ध कुछ समुदाय पहले खानाबदोश थे। खानाबदोश का मतलब एक जगह से उठकर दूसरी जगह चले जाते थे। खानाबदोश और अर्ध घुमंतु समुदायों को उन लोगों के रूप में परिभाषित किया जाता है जो स्थायी रूप से एक स्थान पर रहने के बजाय एक से दूसरे स्थान पर आते जाते रहते हैं। भाई खानाबदोश लोग जो है वो वही तो होते हैं जो एक से दूसरे स्थान पर जो है आजीविका की प्राप्ति के लिए या रहने के लिए या खाने पीने, जहाँ कहीं पे भी जो है उनको आजीविका मिल जाती है, जहाँ कहीं पे भी जो है उनको रहन सहन खान पान की व्यवस्थाएं जो है उनकी हो जाती हैं, वो लोग वहाँ पर जो है चले जाते हैं। तो ये ऐसे लोग जो है खानाबदोश लोग होते हैं। आगे चलकर ये किया यह गया कि विमुक्त जनजातियों इन विमुक्त जनजातियों में से खानाबदोश जनजातियों को अलग किया गया और 3 श्रेणियाँ जो है अलग अलग बनाई गई। सबसे पहले जो है विमुक्त, दूसरा घुमंतु और तीसरा अर्ध घुमंतु। अब यहाँ पर जो है विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु 3 श्रेणियाँ जो है वो आगे चलकर बनी। अब हम इस पर बात करते हैं कि विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जो है वो क्या है। मध्य प्रदेश विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय अभिकरण फिर जो है इनके लिए बनाया गया। मध्य प्रदेश में जो है इस अभिकरण का गठन 12/9/2011 को किया गया। इसके लिए 22 जून 2011 को जो है अधिसूचना जारी की गई थी। और गठन जो है कब किया गया, तो इसको जो है याद रखेंगे हम। इस पर जो है प्रश्न बन सकता है कि ये जो विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़ जनजातीय अभिकरण है, इसका गठन कब किया गया था, तो 12 सितंबर 2001 को जो इसका गठन किया गया था। लेकिन इसके लिए जो अधिसूचना थी वो 22 जून 2011 को ही जो है जारी कर दी गई थी। और इस अभिकरण की सिफारिश के आधार पर ही मध्य प्रदेश में विमुक्त, घुमंतु और अर्ध घुमंतु जनजातियों की सूची तैयार की गई, जिसमें 21 जातियों को विमुक्त और 30 जनजातियों को घुमंतु और अर्ध घुमंतु के रूप में जो है शामिल किया गया। ठीक है, कुल मिलाकर जो है ये भी जो है एक महत्वपूर्ण जो है फैक्ट है कि कुल मिलाकर 21 जातियों को जो है विमुक्त की श्रेणी में और 30 जनजातियों को जो है घुमंतु और अर्ध घुमंतु श्रेणियों में जो है शामिल किया गया था। इस अभिकरण की सिफारिश के आधार पर ही राज्यपाल जो है अधिसूचना जारी कर किसी भी जनजाति को विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्ध घुमक्कड़
इस सूची में शामिल करने का अधिकार जो है राज्यपाल को है, और राज्यपाल जो है ऐसा इस अभिकरण की सिफारिश के आधार पर करता है। तो अभी कुल मिलाकर जो है 21 जनजातियों को विमुक्त श्रेणी में और 30 जनजातियों को घुमंतु और अर्धघुमंतु श्रेणी में जो है शामिल किया गया। विमुक्त जनजातियों में जो है क्या है, तो विमुक्त जनजातियों में जो है कुल 21 जनजातियां जो है विमुक्त जनजातियां हैं। कौन कौन से विमुक्त जनजातियां हैं ये यहाँ पर जो है लिखा हुआ है। ये मध्य प्रदेश की जो वेबसाइट, मध्य प्रदेश सरकार की जो है वेबसाइट है, उस वेबसाइट पे से निकाले गए ये फैक्ट्स हैं। और यही जितने जो है ये जनजातियाँ आपको दिखाई दे रही हैं, यही जनजातियाँ जो है विमुक्त श्रेणी में जो है शामिल की गई हैं। एग्जैक्ट संख्या है, एग्जैक्ट नाम है, इसमें किसी तरह का कोई कन्फ्यूज़न नहीं है, मध्य प्रदेश सरकार की वेबसाइट से निकाली हुई चीज़ है। कौन कौन सी जनजातियाँ हैं, तो कंजर, सांसी, बंजारा, बंछड़ा, मोघिया, कालबेलिया, भानमत, बगरी, नट, पारधी, बेड़िया, हाबुड़ा, भाटू, कुछ बंदिया, बिजोरिया, कबूतरी, संधिया, पासी, चंद्रवेदिया, बैरागी और सनूरिया। ये जो है कुल मिलाकर 21 जनजातियां जो है ये विमुक्त जनजातियां हैं। नाम याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है, नाम अभी जो है नहीं पूछे जाएंगे। घुमंतु और अर्धघुमंतु जनजातियों में कुल मिलाकर 30 जनजातियां जो है घुमंतु और अर्धघुमंतु श्रेणी में जो है शामिल की गई हैं। इनमें बलदिया, बाछवालिया, भाट, भंतु, देसर, दुर्गी मुरागी, घिसाड़ी, गोंदली, ईरानी, जोगी, जोगी कनफटा, जोशी बाल संतोषी, जोशी बहुलीकर, जोशी बजारिया, जोशी बुदबुदकी, जोशी चित्रावटी, जोशी हरदा, जोशी नदिया, जोशी हरबोला, जोशी नामदीवाला, जोशी पिंगला, काशी कापड़ी हारदा, काशी कापड़ी हरबोला, कसाई जो गडेरिए भी होते हैं, लोहार पिट्टा, गड़िया लोहार, नए कढ़ा भील, शिकलीगर, बरघिया, सैगुलगोर, सरानिया, सिकलीगर, सिरंगीवाला, कुचबंद, सुदगुदू, सिद्धन, बनियंथर, राजगोंड, गद्दीज, रेभारी पशुपालक, गोलर, गोलम, गोला, बालाघाट, गोलकर, गोसाई, भराड़ी, हरदास, भराड़ी हरबोला, हेजरा तथा धनगर। कुल मिलाकर जो है 30 को जो है वो घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ अर्थात घुमंतु और अर्धघुमंतु की श्रेणी में जो है इसमें शामिल किया गया। जनवरी 2015 में जो है भीखू इदाते के नेतृत्व में एक नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक NCDNT ये जो है कमेटी जो है वो गठित की गई थी। और इस भीखू इदाते के नेतृत्व में जो है कमेटी जो गठित की गई थी उसने 2018 में जो है सरकार को एक रिपोर्ट दी थी जिसमें इन जनजातियों के विकास के लिए कुछ सिफारिशें की गई थी। तो आप जो है 2015 में भीखू इदाते ये नाम जो है वो याद रखें, ईयर जो है जनवरी 2015 जो है ये याद रखें, और NCDNT अर्थात नेशनल कमीशन फॉर डी नोटिफाइड नोमैडिक एंड सेमी नोमैडिक ट्राइब्स ये याद रखें। इस पर जो है प्रश्न पूछा जा सकता है कि इसका गठन जो है वो कब किया गया था। ये इतनी सारी जो चीज़ें हैं, इतने सारे जो मैंने जनजातियों के नाम बताए, इसको याद रखने की आपको आवश्यकता नहीं है। लेकिन फिर भी कभी कभी जो है हम अगर ये देखना चाहें कि भाई कौन कौन से जनजातियाँ जो है वो नोमैडिक या सेमी नोमैडिक में शामिल हैं, कौन सी जनजातियाँ जो है वो डिनोटिफाइड जनजातियाँ हैं, तो हम देख सकते हैं, इसीलिए मैंने जो इसको डाल दिया था। खैर, इदाते आयोग ने जो है मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजातियों की संख्या 21 से बढ़ाकर 26 करने और अर्धघुमंतु और घुमंतु जनजातियों की संख्या 30 से बढ़ाकर 58 करने की सिफारिश की है। लेकिन प्रदेश में जो है अभी इस तरह की कोई बात अभी हो नहीं पाई है, प्रदेश में जो है ये कार्य जो है अभी हो नहीं पाया। तो यहाँ पर जो है ये प्रश्न जो है वो हो सकता है कि पूछ दिया जाए, अभी संभावना कम है, लेकिन आगे आने वाले वर्षों में जो ये पूछा जा सकता है कि इदाते आयोग ने जो है मध्य प्रदेश में विमुक्त जनजातियों की संख्या जो है वो 21 से बढ़ाकर कितने करने की सिफारिश की है, तो 21 से बढ़ाकर 26 और घुमंतु और अर्धघुमंतु की संख्या जो है वो 30 से बढ़ाकर 58 करने की सिफारिश जो है की है। तो यहाँ पर जो है आज हम लोगों ने अति विशिष्ट पिछड़ी जनजातियाँ अर्थात कमजोर जनजातीय वर्ग और हमने विमुक्त, घुमक्कड़ और अर्धघुमक्कड़ जनजातियों के बारे में जो है आज हम लोगों ने बात की। तो आज की क्लास में जो है हम इतना ही रखेंगे। अगली क्लास में जो है हम जनजातियों के कल्याण के लिए जो योजनाएं मध्य प्रदेश सरकार ने निर्मित की हैं उनके बारे में जो हम लोग बात करेंगे। मैं एक बार फिर से आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि ये जो क्लास के वीडियोस हैं, इन क्लास के वीडियोस को आप अपने व्हाट्सएप पे स्टेटस के रूप में ज़रूर लगाएं। ज़्यादा से ज़्यादा जो है इन वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंचाएं, ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुंचाएं। मैं बिल्कुल ये नहीं कहता कि आप उन लोगों तक जो है वीडियोस को पहुंचाएं जिनको इसकी आवश्यकता नहीं है, जिनके पास पहले से ही बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, जिनके पास पहले से बहुत सारे बुक्स हैं, नोट्स हैं, जो कोचिंग अटेंड कर सकते हैं। उन लोगों तक जो है आपको ये बिल्कुल पहुँचाने की आवश्यकता नहीं है। आप मेरे वीडियोज़ को उन लोगों तक पहुँचाएँ जिन लोगों को इसकी विशेष रूप से आवश्यकता है, जिनके पास रिसोर्सेज नहीं है, जिनके पास बुक्स नहीं है, जिनके पास कोचिंग अटेंड करने की फ़ीस नहीं है, उन लोगों तक जो है आप मेरे वीडियोस को ज़रूर पहुंचाएं। आज मेरी आपसे जो है ये रिक्वेस्ट है।
तो आज की क्लास में जो है हम इतना ही रखेंगे। अगले क्लास में जो है हम जनजातीय कल्याण के लिए जो योजनाएं हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।